डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देहरादून के परेड ग्राउंड में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी पूरी। कल होने वाले भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और राज्यपाल होंगे शामिल। सूचना विभाग की झांकी में उत्तराखंड की 25 वर्षों की विकास यात्रा का होगा प्रदर्शन। रानीखेत में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में रानीखेत साइकिल रैली का आयोजन। संडे ऑन साइकिल अभियान के तहत सशस्त्र सीमा बल ने किया आयोजन। सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों और कर्मियों ने साइकिल रैली में लिया हिस्सा। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी। आपदा प्रबंधन सचिव ने राज्य में बारिश और बर्फबारी से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश। बर्फबारी से प्रभावित मार्गों को प्राथमिकता के आधार पर सुचारू करने के निर्देश। मसूरी में बाबा बुल्ले शाह की 100वें वर्ष से अधिक पुरानी मजार में तोड़फोड़। रात के वक्त अज्ञात लोगों ने मजार को तोड़ा। स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश। पुलिस फोर्स तैनात। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। देहरादून में कल 26 जनवरी को 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। परेड ग्राउंड में होने वाले इस समारोह में मुख्यमंत्री और राज्यपाल का गरिमामय आगमन होगा। साथ ही ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के बाद परेड का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर विभिन्न विभागों की झांकियां भी प्रस्तुत की जाएंगी, जिनमें से सूचना विभाग की झांकी मुख्य आकर्षण होगी। झांकी में उत्तराखंड की 25 वर्षों की विकास यात्रा और शीतकालीन पर्यटन को दर्शाया जाएगा। परेड ग्राउंड में प्रवेश के लिए अलग अलग गेटों से व्यवस्था की गई है। साथ ही दर्शकों और अतिथियों के लिए सुव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और परेड ग्राउंड के चारों ओर जीरो जोन रहेगा। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस समारोह को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस और प्रशासन ने सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। देखिए, जैसा विदित है, कल हमारा 77वां जो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, तो इसकी सभी हमारे जो देशवासी हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम आशा करते हैं कि सभी लोग इसको हर्षोल्लास से मनाएंगे। जनपद देहरादून पुलिस के द्वारा इसके लिए व्यापक तैयारी कर ली गई है। जो हमारा मुख्य परेड है वो परेड ग्राउंड में होगी, उसकी रिहर्सल वगैरह पूरी कर ली गई है और आज उनको तैयारी के लिए भी समय दिया गया है। आज ग्राउंड की जो सजावट है वो भी पूरी कर ली जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, बताइए क्या कुछ तैयारियां चल रही है 77वें गणतंत्र दिवस की देहरादून में? देहरादून में 77वें गणतंत्र दिवस की पूरी तैयारियां हैं। हर जगह की मतलब जो भी झांकियां आती हैं वो झांकियां बन के तैयार हैं। बाकी सुरक्षा की दृष्टि से सारी जगह चाक चौबंद रखा गया है और लगातार निरीक्षण चल रहा है परेड ग्राउंड का, जहाँ पे कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल जहाँ पे रहेंगे वहाँ पे चारों तरफ बैरिकेड किए जाएंगे और रूट जो है डाइवर्ट कर दिए जाएंगे। जगह जगह जो है बैरिकेड कर दिए जाएंगे। हर जगह पुलिस बल तैनात रहेगा, सीआरपीएफ के जवान तैनात रहेंगे और होमगार्ड के जवान तैनात रहेंगे, पीआरडी के जवान तैनात रहेंगे। सभी जगह पूरी तरह से व्यवस्था कर दी गई है और ग्राउंड को बहुत अच्छी से भव्य तरीके से सजाया गया है कि जिस तरीके से जो है प्रदेश की जो गणतंत्र दिवस है उसको मनाने में और लोगों में काफी उत्साह रहता है इस पर्व का। तो पूरी तैयारियां हैं प्रदेश सरकार की। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सतहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाले भव्य समारोह की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। इस राष्ट्रीय पर्व को गरिमामय एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने हेतु मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने विभिन्न व्यवस्थाओं से जुड़े नोडल अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया तथा तैयारियों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने सभी नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया कि उन्हें सौंपे गए दायित्वों का पूर्ण निष्ठा एवं समयबद्धता के साथ निर्वहन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की त्रुटि न रहे, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि परेड ग्राउंड में प्रवेश की अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं,
गेट संख्या 1 से मुख्य मंच, गंगा एवं अलकनंदा ब्लॉक के पास धारकों का प्रवेश होगा। गेट संख्या 2 से भागीरथी ब्लॉक के पास धारकों का प्रवेश सुनिश्चित किया गया है। गेट संख्या 3 से परेड दल एवं झांकियों का प्रवेश होगा। गेट संख्या 4 से आसन, टॉन्स एवं यमुना ब्लॉक के पास धारकों एवं दर्शकों के लिए प्रवेश की व्यवस्था की गई है। मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश दिए कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर निर्धारित मिनट टू मिनट कार्यक्रम के अनुसार सभी व्यवस्थाओं का समयबद्ध अभ्यास सुनिश्चित किया जाए, ताकि इस राष्ट्र पर्व की गरिमा के अनुरूप कार्यक्रम में किसी प्रकार की कमी न रहे। देखिए, जैसे आपको पता ही है कि आगामी 77th हम गणतंत्र दिवस का सेलिब्रेशन कर रहे हैं 26 जनवरी को। तो उसी क्रम में त्रुटि रहित इसको सेलिब्रेट करने के लिए हमने एक प्रॉपर अपने सभी अधिकारियों की यहाँ पे ड्यूटी भी लगाई है। तो उसी का हम निरीक्षण कर रहे हैं, उनको ब्रीफ भी करा है कि कैसे कैसे सारी चीज़ें रहेंगी, और हम ये इंश्योर करेंगे कि ये हमारा जो इवेंट है एक ग्रैंड सक्सेस रहे। तो इसको हम इस तरह करेंगे। इसमें जो डिफरेंट इवेंट्स है, इसमें हमारे कल्चरल की टीम्स हैं जो इसमें कुछ परफॉर्म करेंगी, हमारी डिफरेंट विभागों की झांकियां हैं जो इसमें पूरा दिखाएंगी, अपना शोकेस करेंगी अपने बेस्ट। गणतंत्र दिवस के परेड में इस बार परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की झांकियां भी देखने को मिलेंगी। हर वर्ष 26 जनवरी को होने वाली परेड में अलग अलग विभागों द्वारा अपनी झांकी तैयार की जाती है, जिनमें प्रथम स्थान पर आने वाले को सम्मानित भी किया जाता है। सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक के.एस. चौहान ने बताया कि इस वर्ष सूचना विभाग द्वारा राज्य के 25 वर्ष पूरे होने और रजत जयंती के उपलक्ष्य में झांकी का निर्माण किया गया है। इसमें राज्य के 25 वर्षों की विकास यात्रा को दिखाया गया है। इस बार जहां उत्तराखंड राज्य के 25 वर्षों की यात्रा झांकी के जरिए दिखाई जाएगी, तो वहीं शीतकालीन पर्यटन को भी इस झांकी में सम्मिलित किया गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लगातार 2 वर्षों से सूचना विभाग को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ऐसे में प्रयास किया गया है कि इस बार भी सूचना विभाग पहले स्थान प्राप्त करे। में जो परेड ग्राउंड देहरादून में आयोजित होने वाली है, उसमें सूचना विभाग की भी झांकी रहेगी। और सूचना विभाग की जो झांकी इस वर्ष है वो है राज्य गठन का जो रजत जयंती है, उस अवसर पे हम लोगों ने झांकी का निर्माण किया है। जो पिछले 25 सालों में जो विकास की यात्रा रही है, विषय वो है। और साथ ही विंटर टूरिज्म को भी हमने झांकी में दिखाया है। तो झांकी को आप 26 जनवरी को परेड ग्राउंड में देखेंगे। अगली खबर रानीखेत से है। रानीखेत में संडे ऑन साइकिल अभियान के तहत साइकिल रैली का आयोजन किया गया। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तत्वाधान में और अमित कुमार महानिरीक्षक सीमांत मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल रानीखेत के निर्देशन में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सीमांत मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल रानीखेत अभियान के तहत साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साइकिल रैली में सीमांत मुख्यालय रानीखेत के अधिकारियों एवं कार्मिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली के दौरान प्रतिभागियों ने अनुशासन, एकता और राष्ट्र प्रेम का परिचय दिया। साइकिल रैली का शुभारंभ दुर्गा बहादुर सोनार उप महानिरीक्षक सीमांत मुख्यालय रानीखेत के द्वारा किया गया। साइकिल रैली का आयोजन सीमांत सशस्त्र सीमा बल परिसर के मुख्य द्वार से होते हुए जय जवान चौक, आर्मी एरिया, नरसिंह मैदान होते हुए गांधी चौक, रानीखेत बाजार से होते हुए सशस्त्र सीमा बल परिसर में संपन्न हुआ। इस रैली का उद्देश्य आम नागरिकों में देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करना, स्वास्थ्य जीवन शैली के प्रति जागरूकता फैलाना तथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना था। सर्वाइकल कैंसर की गंभीरता को देखते हुए धामी सरकार राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है, जिसमें 14 साल से ऊपर की बच्चों को सरकार की तरफ से ये टीका मुफ्त लगाया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून डॉक्टर मनोज शर्मा का कहना है कि पहले इस अभियान की शुरुआत 26 जनवरी से होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से तारीख को आगे बढ़ाया गया है। वहीं जल्द इसकी नई तारीख घोषित कर प्रदेश भर में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम को लेकर टीकाकरण किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शंस आए थे कि 26 जनवरी को जो है वैक्सीन लगाई जानी है, लेकिन बहुत एक्चुअली जल्दी ये डेट दी गई थी,
तो तैयारियाँ भी करनी होती हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, तो अभी शायद 26 को तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी निकट भविष्य में जो है ये वैक्सीन लगनी है और ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है उससे प्रोटेक्शन के लिए लगती है और इसको एक कारण माना जाता है सर्वाइकल कैंसर का। तो अभी जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन आए थे उसके अकॉर्डिंग जो वो 14 साल के जो बच्चे हैं जिन्होंने अपना 15वां बर्थडे भी नहीं बनाया है और 14 साल से ऊपर हैं, उनको ये वैक्सीन जो है वो पूरे उसमें लगाई जानी है, स्टेट में लगाई जानी है, महिला लड़कियों को। देहरादून नगर निगम शहर की स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। नगर आयुक्त नमामि बंसल के अनुसार वर्ष 2025 में कई अहम परियोजनाओं को पूरा किया गया, जिनके आधार पर अब 2026 तक देहरादून को पूरी तरह कूड़ा मुक्त और आधुनिक शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। शहर के 2 प्रमुख कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन को पूरी तरह मैकेनाइज्ड कर दिया गया है। नगर आयुक्त ने बताया कि जुगमिंदर हॉल, फूड पार्क और गांधी पार्क जैसी प्रमुख परियोजनाएं अब अंतिम चरण में हैं। संकरी गलियों, डोर कचरा उठाने, छोटे ई रिक्शा तैनात किए जा रहे हैं। स्वयं सहायता समूह के रहे माध्यम से यूजर चार्ज कलेक्शन में साथ ही लेगेसी भी सुधार हुआ है। पर्यावरण विधि अनिल जोशी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले तमाम गैर राजनीतिक संगठनों ने अंकिता भंडारी मामले में अनिल जोशी की एंट्री पर सवाल खड़े किए। वहीं अब अधिवक्ता विकेश नेगी ने बड़ा आरोप लगाते हुए पर्यावरण संरक्षण की आड़ में अनिल जोशी पर साल के जंगल पर कब्जा करने की बात कही है। साथ ही पद्मश्री डॉक्टर अनिल जोशी सहित अन्य को 2011 में दिए गए पट्टे को रद्द करने की भी मांग उठाई है, जिसका शिकायती पत्र मुख्य सचिव राजस्व विभाग और जिलाधिकारी देहरादून को भी भेजा गया है। ये जो अनिल जोशी वाला प्रकरण है, इसमें हमने एक प्रार्थना पत्र दिया है माननीय जिला मुख्य सचिव और रेवेन्यू सचिव को। हमने ये कहा है कि जो इनको जो पट्टा अलॉट हुआ है वो अलॉट हो ही नहीं सकता था, क्योंकि ना राज्य सरकार को अधिकार है, एसडीएम वगैरह किसी को अधिकार नहीं है कि जंगल झाड़ी ग्राम समाज की जमीन को नाले खाले बंजर वगैरह कोई किसी भी जमीन में राज्य सरकार को पट्टे देने का अधिकार नहीं, क्योंकि 8 अगस्त 1946 यूपीजेड की धारा 8 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि 8 अगस्त 1946 का जो भी पट्टे अलॉट है वो शून्य है। और यहाँ तक कि यूपीजेड की धारा 132 में साफ लिखा है कि जंगल, टोन फॉरेस्ट आदि जमीनों में कोई भी पट्टे अलॉट नहीं की जा सकते। मसूरी में बाबा बुल्ले शाह की 100 वर्ष से अधिक पुरानी मजार को अज्ञात लोगों द्वारा ध्वस्त किए जाने की घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। शनिवार देर रात शाम बार्लोगंज क्षेत्र में स्थित मजार और उसके साथ मौजूद 2 अन्य मजारों को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही बाबा बुल्ले शाह समिति के सदस्य मौके पर पहुंचे। मजार की हालत देखकर समिति के पदाधिकारियों और अनुयायियों में गहरा रोष और चिंता देखी गई। समिति का कहना है कि ये घटना केवल धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने की नहीं, बल्कि मसूरी के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की साजिश है। बाबा बुल्ले शाह समिति ने स्पष्ट किया कि यह मजार किसी सरकारी भूमि पर नहीं थी। जांच में सामने आया है कि मजार वाइनवर्ग एलेन स्कूल की संपत्ति पर स्थित थी और स्कूल प्रशासन द्वारा वर्षों पूर्व मजार स्थापित करने के लिए स्थान दिया गया था। एसडीएम मसूरी राहुल आनंद ने बताया कि बाबा बुल्ले शाह की मजार को क्षतिग्रस्त करने को लेकर अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। मजार के पास पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। उत्तराखंड के कई इलाकों में इस समय भारी बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगहों पर फंसे हुए लोग, ऐसे में सचिव आपदा प्रबंधन ने राज्य में बारिश तथा बर्फबारी से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। जन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
सचिव आपदा प्रबंधन ने कहा कि बर्फबारी से प्रभावित मार्गों को प्राथमिकता के आधार पर सुचारू किया जाए। वहीं मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। पर्यटन नगरी मसूरी में सीजन की पहली बर्फबारी से जहां पर्यटकों के चेहरे खिल गए, वहीं व्यापारियों में भी खुशी का माहौल दिख रहा है। एक बार फिर मौसम विभाग की जानकारी सटीक साबित हुई है और मसूरी के साथ ही धनौल्टी लाल टिब्बा क्षेत्र में लगभग 6 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है और अभी भी बर्फबारी जारी है। बर्फबारी का पर्यटक जमकर आनंद ले रहे हैं और भारी संख्या में पर्यटकों के मसूरी पहुंचने की संभावना है। कई दिनों से लगातार चटक धूप खिलने के बाद सुबह जब लोग अपने घरों से उठे तो बाहर का नजारा देखकर अचंभित हो गए। पूरे शहर ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। सूचना मिलते ही काफी संख्या में बर्फबारी का नजारा देखने के लिए पर्यटकों के मसूरी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। देखते ही देखते मसूरी में पर्यटकों का तांता लग गया। शुक्रवार को मौसम में अचानक बदलाव के बाद बागेश्वर जिले में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मौसम की पहली बर्फबारी दर्ज की गई। कपकोट क्षेत्र की पिंडर घाटी में स्थित ऊंचाई वाले गांवों में बारिश के बाद तापमान में तेज गिरावट आई है, जिसके चलते हल्का हिमपात हुआ। बर्फबारी से क्षेत्र में ठंड बढ़ गई है। हालांकि किसानों ने इसे राहत भरा बताते हुए कहा कि इससे रबी फसलों को फायदा मिलेगा। आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट आ सकती है। रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र के लाठर देवा शेख गांव में पुरानी रंजिश को लेकर कुछ दबंगों ने जावेद और जुनैद नाम के पिता पुत्र पर फावड़े और लोहे के सरिये से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में दोनों पक्ष गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पिता पुत्र पर किए गए इस हमले का पास खड़े एक व्यक्ति ने एक वीडियो बना लिया, जो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बता दें कि करीब 1 महीने पहले बच्चों के बीच पबजी गेम खेलने को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन गांव के ही लोगों ने मामला शांत कर दिया था। लेकिन दोनों पक्षों के बीच तभी से रंजिश चली आ रही है, जिसके चलते शनिवार को एक पक्ष के दबंगों ने जुनैद और जावेद नाम के पिता पुत्र पर फावड़े और लोहे के सरिये से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको हायर सेंटर रेफर किया गया है। इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप चर्चा कर रहे हैं थाना झबरेड़ा का है, जहां पर 2 पक्षों में पहले भी बच्चों को लेकर कोई विवाद हुआ था। तो आज पुनः उसमें झगड़ा हुआ और एक पक्ष के लोग वो फावड़े और डंडे लेकर के दूसरे को पीट रहे हैं। तो पुलिस ने उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़ित अभी आउट ऑफ डेंजर है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। बाकी उन सब की हम अरेस्टिंग जल्दी से जल्दी सुनिश्चित। रुड़की के लक्सर कोतवाली क्षेत्र में शेखपुरी के पास शुक्रवार की देर रात एक तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रहे एक बाइक सवार को कुचल दिया, जिस कारण गोवर्धनपुर गांव निवासी ऋषभ नाम के बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक को लेकर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। ट्रक के द्वारा बाइक सवार को कुचलने की ये घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बता दें कि युवक किसी काम से अपनी रिश्तेदारी में गया था। शुक्रवार की देर रात ऋषभ बाइक पर सवार होकर वापस लौट रहा था। शेखपुरी के पास सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने ऋषभ को कुचल दिया, जिस कारण ऋषभ की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। विकासनगर के तीपरपुर क्षेत्र में लगभग 25 वर्षीय एक हाथी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग के वरिष्ठ अधिकारी, फॉरेस्ट स्टाफ और पशु चिकित्सकों की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर हाथी के शव को कब्जे में लिया और नियमानुसार पशु चिकित्सकों के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया।
अधिकारियों के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हाथी की मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा को लेकर जहां सरकार तैयारी में जुटी हुई है, तो वहीं अब चार धाम में से प्रमुख धाम बद्रीनाथ और चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट खुलने की तिथि वसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त पर तय हो गई है। बता दें कि भू बैकुंठ भगवान बद्रीनाथ विशाल के कपाट 23 अप्रैल सुबह 6:15 पर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। वहीं चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट 18 मई को दोपहर 12:57 पर खुलेंगे। ये घोषणा नरेंद्र नगर राज दरबार में की गई है। हर वर्ष की भांति वैदिक परंपराओं के अनुसार टीरी नरेश, मनुजेंद्र शाह, डिम्पर पंचायत और बीकेटीसी अधिकारियों की मौजूदगी में की गई। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।